एक तो मुझे आने में ज़रा देर हो गई, घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई और फिर इंसाफ की तरह आने की धमकी देकर गायब हो गई। और दूसरा ही जो एक लंबा चौड़ा आपको मेरे बारे में सुनना पड़ा। जब पहली बार मुझे मेरा को शेयर किया गया, मैंने उसको बहुत छोटा करके भेजा था, पर फिर भी वो सुनने में बहुत एम्बैरेसिंग था। मैंने 2-3 दिन पहले यहाँ का टॉक फाइनलाइज किया था, लिख के रखा था, सब कुछ पॉइंट्स तैयार किए थे। आज सुबह मैंने उसको पूरा डिलीट कर दिया, क्योंकि आज सुबह तकरीबन 9 बजे मुझे एक 23 साल की लड़की का फोन है। उसको 6 महीने पहले जॉब लगी है, मेहनती लड़की है, बोरीवली से यही काला घोड़ा में काम करने आती है, और उसके साथ में साइबर क्राइम एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल एग्जीक्यूटेड तरीके से उसको कन्विंस करके 18,000 रुपए उसके अकाउंट से डेबिट कर दिए, जो उसके लिए बहुत बड़ी रकम, आई थिंक हम में से बहुतों के लिए बहुत बड़ी रकम है। और जब उसने मुझे फोन किया तो मैंने उससे पूछा कि ये कब हुआ है, मुझे बताओ, बिकॉज नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में अगर आप पहले 2 या 2.5 घंटे के अंदर रिपोर्ट करते हैं, तो ऐसे कई केस मैंने हैंडल किए हैं जहां पर पैसे रिकवर हुए, तो मेरी प्रायोरिटी उस वक्त वो थी। उसने कहा कि 2-2.5 घंटे होके जा चुके हैं, तो मैंने कहा कि तुम खुद मीडिया फील्ड से जुड़ी हुई हो, तुमने मुझे पहले फोन क्यों नहीं? उसने कहा कि मैं ऑफिस की मीटिंग में बैठी हुई थी और मुझे हिम्मत नहीं है मैं अपने बॉस से उठकर बोलूं कि मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट हो। मुझे मैं यहाँ पर आके आपसे कहूंगा कि पुलिस और सिस्टम विक्टिम के खिलाफ है। यहाँ पर एक नौजवान लड़की का बॉस खुद इस तरह से काम चला रहा है कि वो लड़की मीटिंग में खड़े होकर बोल नहीं पा रही है कि मेरे पैसे गए हैं, मुझे अभी इस मीटिंग से बाहर निकलना। आई थिंक साइबर क्राइम से जो हमारी लड़ाई है, और ये लड़ाई आगे चलकर बहुत मुश्किल होने वाली है और भी, लेकिन इससे सबसे बड़े जो हमारे दुश्मन है वो 2 है। एक है हमारा परसेप्शन एज अ सोसाइटी और एज अ कंट्री, जिस तरह हम साइबर क्राइम को देखते हैं। एज अ सिविलियन अगर मैं देखता हूं तो मैंने देखा या तो ये है कि अरे वो तो कहीं बंगाल में बैठे होंगे, वो पकड़े नहीं है, और दूसरा कि अब पैसे कहां मिलेंगे। ये किसी को नहीं पता कि ऑन अ एनुअल बेसिस पिछले 3 साल से साइबर क्राइम ने अराउंड 1 to 1.25 करोड़ रुपए रिकवर किए हैं, पर किए हैं क्योंकि टाइम पे वो रिपोर्ट हुआ है। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। www.cybercrime.gov.in पे जाकर के ऑनलाइन कंप्लेंट आप अगर दर्ज करते हैं तो बिकॉज इट्स द नेशनल पोर्टल, वो सिस्टम में जाते ही बैंक के नोडल ऑफिसर को इन्फॉर्म करके वो ट्रांजैक्शन फ्रीज करके रिवर्स करने का काम शुरू होता है। लेकिन उसके बिना वो करने का पुलिस को पावर ही नहीं। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत आज तक ये रही है कि इतना अच्छा सिस्टम होने के बावजूद 90% इंडियंस को इसके बारे में मालूम ही नहीं। कई बार हम जब इसके बारे में लिखते हैं तो वी टॉक अबाउट थिंग्स अबाउट अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। और मैं हमेशा पूछता हूं कि आपकी अवेयरनेस की डेफिनेशन क्या है? एज अ पुलिस फोर्स अगर आप अपने ट्विटर अकाउंट पे दिन में एक ट्वीट करते हैं, और अगर मेरे घर में 65 साल की मेरी माँ है जो सिर्फ शायद कभी फेसबुक देखती है और टीवी देखती है, तो आपकी वो ट्वीट उस तक पहुंच ही नहीं रही, तो फिर आप कब तक अपने इस मॉरल हाई हॉर्स से बैठे रहेंगे कि हमने अवेयरनेस कर दिया, लोग बेवकूफ। मैं ये आपको सुना इसलिए रहा हूं बिकॉज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स साइबर क्राइम विक्टिम्स इन योर कॉन्टेक्स्ट, जब आप कल को वकील बन के बाहर निकल के दुनिया में जाएंगे और जब आपको ये विक्टिम्स अप्रोच करेंगे, आई जस्ट होप कि आपको ये याद रहे कि ये लोग अपने घर वालों से लेकर पुलिस तक हर एक जगह से हार के आपके पास आए। फाइनेंशियल फ्रॉड होते ही सबसे पहला रिएक्शन किसी भी विक्टिम का होता है, मैं अपने पैसे रिकवर कैसे करूं। 10 साल से साइबर क्राइम के बारे में मैं लिखा हूं, उसके पहले साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, तब से लेकर अब तक एज अ कंट्री और एज अ सिस्टम हमने लोगों को ये बताया ही नहीं है कि तुम वापस जाकर वो टेलीग्राम ग्रुप मत खोलो, तुम अपनी तहकीकात मत करो, तुम कंप्लेंट दर्ज करो। ये हमने किसी को सिखाया ही नहीं है कि पैसे रिकवर करने का तरीका हमारे पास है। हम बस पेपर में ऐड और एटीएम में ऐड दे रहे हैं कि ओटीपी शेयर मत करो, वहां पे हमारा काम खत्म नहीं होगा। फिर आते हैं घर वाले, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में कैसे नहीं आया, तुमने लिंक पे क्लिक क्यों नहीं किया, लिंक पे क्लिक क्यों किया। एंड इट इज इवन वर्स इफ द क्राइम इज नॉट फाइनेंशियल बट सेक्सुअल इन नेचर।
ब्लैकमेल, सेक्सटॉर्शन, मॉर्फिंग, अभी तो एआई आ चुका है। किसी भी महिला के साथ जब भी हरकत होती है, सबसे पहले उसको ये सवाल हर कोई पूछता है कि तुमने उसको अपना नंबर क्यों दिया, तुमने अपने फोटो शेयर क्यों किए, तुम उससे मिलने क्यों गए। लेकिन भाई साहब, ये सारे सवाल खुद को पूछ कर वो 2 घंटे रो चुकी है, उसके बाद वो मदद मांगने आपके पास आई। हम यहाँ पे साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले मेरी कॉलेज की बैच में, जिसको कुछ मैरिटल इश्यूज है, उसका हस्बैंड उसको थ्रेटन कर रहा है कि वो घर में आके बच्ची को ले जाएगा। वो एक एनसी दर्ज कराने गई थी, उसको वहां पर सुनाया गया कि गलती तुम्हारी थी। मेरी उम्र की औरत वहां से रोते हुए वापस। ये सेंसिटिविटी अगर लॉ एनफोर्सर्स और लॉ मेकर्स में नहीं है, तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये आपके और मेरे पास ही हुई, क्योंकि और कोई बचता नहीं है। देयर इज नोबडी एल्स जिनको लीगल सिस्टम का नॉलेज है और जिनको पुलिस प्रोसीजर का नॉलेज है। मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूं, लोग पुलिस के पास कम और लॉयर्स और रिपोर्टर्स के पास ज्यादा है। मेरे कहने का सारांश अगर मैं कहूं, अगर सेंसिटिविटी को लेकर अगर हम एक लाइन में अगर इस बात को एनकैप्सुलेट करने की कोशिश करते हैं, my only point is that we might be, I'm not saying we might be the last port of call for victims. और अगर हम उस सेंसिटिविटी के साथ अगर उनके साथ डील नहीं करते, तो शायद और कोई है नहीं, कोई भी नहीं। और साथ ही मैं आपको ये भी मैं यकीन दिला दूं कि उसके अंदर आपको मुश्किलें बहुत पड़ी। इवन एज अ जर्नलिस्ट, इफ आई ट्राई टू टेक अप समबडीज केस, सबसे पहले मुझको पूछा तुम्हें क्या मिल रहा है। किसी की मदद करने के लिए मैं कर रहा हूं, ये अंडरस्टैंडिंग 2024 में भी अभी तक पैदा ही नहीं हुई। हमारे पास इतने के होते हैं, हम क्या करें। हमारे पास ऑफिसर नहीं है, पुलिस स्टेशन का वाईफाई बंद है, एंड नोबडी से कि ये इश्यूज एग्जिस्ट नहीं करते। पुलिस फोर्स भी उतना ही बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करके अपना काम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह मैंने ओटीपी शेयर किया, ये मेरी गलती नहीं मानी जा सकती। उस तरह आपके पास लोग कम है, ये हमारी गलती नहीं मानी जा सकती। एज ए रिपोर्टर, मैं जो पुलिस फोर्स फेस कर रही है उसको हमेशा हाईलाइट करूंगा, लेकिन जब मैं कोई केस लेके आपके पास आ रहा हूं, कम से कम उस वक्त मुझे ये मत बताइए। अब मुझे अलग से बताइए कि 3 साल से मैं मेरे पुलिस स्टेशन के लिए 2 चालू कंप्यूटर लेने को ट्राई कर रहा हूं और पैसे नहीं दिए, मैं लिखूंगा। पर उस वक्त नहीं जब मैं आपको बता रहा हूं कि एक 23 साल की लड़की की 6 महीने की सेविंग है। और अगर आप विक्टिम्स की मदद करते हैं, हो सकता है हर कोई क्लाइंट ना बने, हो सकता है बहुत से लोग बस आपकी हेल्प ले। I must tell you, it will be very emotionally very taxing for you. आपको उसमें से कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन लोग आप पे डिपेंड कर रहे हैं। There are single mothers, there are self-employed people जिनकी वही अर्निंग है जो चली गई है, there are senior citizens, और उन सबको हेल्प करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अनसेल्फिश बनना पड़ेगा, बहुत। लेकिन ये करने से पर्सनली मुझको 2 फायदे होंगे। मेरी नॉलेज बहुत बढ़ेगी, साइबर क्राइम्स किस किस तरह से किए जा सकते हैं इसकी मेरी खुद की नॉलेज बहुत बढ़ेगी। और मेरा यह मानना है कि जर्नलिज्म हो या लॉ हो, नॉलेज से बड़ा हमारे पास कोई है। और दूसरा, क्योंकि वो नॉलेज मेरी बढ़ गई है, आज मैं देख पा रहा हूं कि सिस्टम में और कॉमन मैन में कितना बड़ा गैप है। और ये इट इज नॉट जस्ट द पुलिस, ठीक है। एज अ क्राइम रिपोर्टर ज्यादा मेरा कॉन्टैक्ट पुलिस और लॉ से होता है। हम बैंक्स की बात करते हैं। आज भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स में सबसे बड़ा स्टेटमेंट बैंक्स का ये होता है, ओटीपी शेयर मत कीजिए। 2019 में जब मैं हिंदू में था, तब सबसे पहले मैंने एक वायरस के बारे में लिखा था। जो वायरस आपके फोन में एक बार आ गया तो आपके एसएमएस को रीड कर सकता है, यानी इफेक्टिवली आपका ओटीपी कैप्चर कर सकता है। आज हम 2024 में पहुंच चुके हैं साहब। आज उस वायरस के एडवांस्ड वर्जन्स
आ चुके हैं। आज उस वायरस को इतना फाइन ट्यून किया गया है कि वो सिर्फ बैंकिंग के एसएमएस पकड़ सकता है और आपका ओटीपी इंटरसेप्ट करके आपकी जानकारी के बगैर आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो क्यों आज भी बैंक्स को यही कह रही है ओटीपी शेयर मत करो। मल्टीनेशनल बैंक्स जिनके दिन में करोड़ों के बिजनेस होते हैं वो इसके आगे बढ़ ही नहीं चुके हैं। मैं अगर मेरे नॉर्मल स्पेंडिंग बिहेवियर से थोड़ा ज्यादा पैसा रिसीव या सेंड करता हूं तो उनके पास अलार्म ट्रिगर होते हैं कि ये इररिस्पॉन्सिबल, ये इरेगुलर बिहेवियर है। लेकिन किसी की जानकारी के बगैर ऑटोमेटिकली अगर ओटीपी यूज हो रहा है, ये पकड़ने का एल्गोरिथम आपके पास नहीं है। सोशल मीडिया पे आए दिन कितनी लड़कियों के फोटोज को मिसयूज करते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इट इज नॉट जस्ट कि आपने फोटो को मॉफ करके एक न्यूड बॉडी पे चिपकाया। हैरेसमेंट के तरीके बहुत होते हैं। 2 दिन पहले एक लड़की ने कुछ ऐसा ट्वीट किया था कि शी वॉज कंपेयरिंग लुक्स ऑफ मेन। उसे कुछ रिश्ते आ रहे थे और घर वाले कह रहे थे कि इससे शादी करो। उसने कहा कि मुझे इसकी सूरत पसंद नहीं। किसी बिल्कुल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ने उसके ऊपर ऑफेंस लेकर के पूरे मर्द जात की तरफ से अपना खुद को एवेंजर ठहराकर उसका बदला लेने के लिए लड़की का फोटो लेकर के ये ट्वीट किया कि ऐसी थोड़ी सी लड़की से शादी कौन करेगा। उस एक ट्वीट को इतना ट्रैक्शन मिला कि लोग जाकर उसको टारगेटली हैरेस करने लगे। कल सुबह उस लड़की ने अपना ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। ये मैं इस जन्म में नहीं मान सकता कि ट्विटर के पास इस तरह का हैरेसमेंट रोकने का मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है आज भी कि जो बिग टेक कंपनीज, गूगल, मेटा, ट्विटर, वी कॉल देम बिग टेक, द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स। बिग टेक हैज इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी। फेसबुक की अपनी फॉरेन पॉलिसी है। वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फॉलो नहीं करते, वो अपनी पॉलिसी फॉलो करते हैं। ये सुन के आपको डर लगना चाहिए। अ कंपनी हैविंग इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी। आए दिन केस देखते हैं जहां पर कोई ऐसा फेसबुक पोस्ट या इंस्टाग्राम पोस्ट है इससे दंगे हो सकते हैं, दंगे हो चुके हैं। पुलिस उस अकाउंट का आईपी एड्रेस मांग मांग के थक गई है, लेकिन मेटा कहता है कि हमारे सर्वर आपके देश में बेस्ड नहीं है, इसलिए आपका कानून फॉलो करने की हम पर कोई पाबंदी नहीं। अब बोलते यूट्यूब के पास, और ये मुझे बहुत सीनियर ऑफिसर ने बताया और ये मेरा फेवरेट एग्जांपल रहेगा हमेशा। यूट्यूब के पास एक एल्गोरिथम है। अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उस वीडियो के साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो प्लेजराइज्ड है या नहीं, वो किसी और का है या नहीं, ये पहचानने के लिए उसका एक एल्गोरिथम ही है, उसको कहते हैं, जो वीडियो अपलोड करते समय पहचान सकता है कि ये म्यूजिक ओरिजिनल है कि नहीं। लेकिन लश्कर-ए-तैयबा बिहेडिंग वीडियोस डाल सकता है, उसकी कोई रोक नहीं है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं। और हम इस पर यहां बैठकर कितना भी आउटरीच करें, बिग टेक विल कंटिन्यू टू फॉलो इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी। हो सकता है कि जिस तरह आज हम यहां बैठ के इस बात पे गुस्सा कर रहे हैं, उस तरह कल को पूरा देश करे और परसों 10 या 15 देश मिलकर इतना गुस्सा करे कि उन्हें अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़े, तब तक शायद हम सब लोग रिटायर हो चुके होंगे। But in the absence of that policy change, people like you and I still remain the last line of defense for victims जिनकी इतनी पैरिटी है, भाई मुझको मेरा पैसा वापस, जो फोटो मेरी अपलोड हुई है वो बस फोटो वहां से हट जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम केस दर्ज मत करो, तुम उसको मत पकड़ो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बहुत डीप रूटेड हैं। एंड द सेम फॉर मेन एंड वुमेन। आई विल बी द लास्ट पर्सन टू से दैट women victims and men victims have a different plight। एक बंदा है मेरी पहचान का, नॉर्मल ऑफिस गोइंग बॉय, मैट्रिमोनियल ऐप पे से बात करना शुरू कर दिया, आपस में फोटो शेयर हुए, वीडियो कॉल्स हुए, वीडियो कॉल का एक फ्रेम कैप्चर करके उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसको ये डर उसके दिमाग में बैठ गया कि अब सबने वो वीडियो देख लिया है और सब लोग मुझको उस नजर से देख रहे हैं। उसने अपनी जॉब छोड़ दी, वो 3 महीने तक अपने घर से बाहर नहीं निकला।
आज वो फिर से काम करता है। ये वो लोग हैं जो आज मेरे पास आते हैं या मेरे जैसों के पास आते हैं। देयर आर अ लॉट मोर गुड जर्नलिस्ट हु आर आल्सो डूइंग सिमिलर वर्क, और यही वो लोग हैं जो कल को आपके पास आएंगे। एंड अगर मैं उनमें से 10% की मदद भी आज कर पाया हूं, वो इसलिए क्योंकि जो बातें आज मैं आपको बता रहा हूं वो बातें मुझे किसी ने बताई थी। तो अगर कल को आपको उनकी मदद करनी है तो मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि आपको ये बातें मालूम हो। द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंसिटिविटी वाज जस्ट अबाउट दैट, अबाउट नोइंग who you will be dealing with when they come to you. हमारा अगला सब्जेक्ट है डेटा सिक्योरिटी, और ये डायरेक्टली आप बात करते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी स्टडीज खत्म होने के बाद में आप इंटर्नशिप करेंगे, आप कहीं पर एज अ ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे, और वहां से यू विल वर्क योर वे अप। आप बड़ी लॉ फर्म ज्वाइन करेंगे, आप अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ऑल ऑफ इट कम्स अंडर द टर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप कहीं ना कहीं, इवन इफ यू आर एन इंटर्न और इफ यू आर एन एम्प्लॉय और इफ यू आर अ कंसल्टेंट, आप एक कंपनी का हिस्सा है। उस कंपनी की जो साइबर सिक्योरिटी, वो आपकी पर्सनल साइबर सिक्योरिटी कितनी ही इंपॉर्टेंट है। अगेन, ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी के बारे में कोई बात ही नहीं करता। मैंने आज तक किसी पुलिस को उसका ट्वीट तक नहीं देखा इसके बारे में, लेकिन इसके खतरे इतने ज्यादा है। अगर मैं आपको यहां बैठ के बताऊं, समझ लीजिए मैं एक कंपनी में 6 महीने पहले ज्वाइन हुआ। मुझे कंपनी का ईमेल आईडी का लॉगिन पासवर्ड दिया गया है। आई कैन रिसीव ईमेल्स इन द नेम ऑफ माय कंपनी, आई कैन सेंड ईमेल्स टू माय कलीग्स एंड टू एवरीबॉडी एल्स। इट इज दैट ईमेल आईडी, दैट्स हमदर्द.org.com के डोमेन का ईमेल आईडी है। ये डोमेन पूरी कंपनी में कनेक्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग द मेन सर्वर, और उससे जुड़ा हुआ हर बंदा, उसके ईमेल्स, और जिस किसी भी कंप्यूटर या फोन से वो अपना ईमेल आईडी ओपन करता है, उस डिवाइस का डेटा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के पहले आपको ये समझना है कि ये कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है यहां। अब समझ लीजिए मुझे एक ईमेल आता है, ईमेल इज फ्रॉम लेट्स से इंडियन एक्सप्रेस, लाइक अ मीडिया क्वेरी कि मैं ये एक इंटरव्यू करना चाहता हूं, या मैं ऐसा एक स्टोरी कर रहा हूं, मुझे आपका कमेंट चाहिए। बीइंग अ जूनियर मैं उस पर कमेंट करने क्वालिफाइड नहीं हूं, मैं उसको फॉरवर्ड करता हूं सर। अब समझ लीजिए वो जेन्युइन ईमेल नहीं, वो एक फिशिंग ईमेल, फिशिंग विद अ PHISHING। फिशिंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम। जो जब हम कॉलेज में थे तभी ईमेल आया करते थे स्पैम में कि मैं नाइजीरिया का राजकुमार हूं, मैं बहुत बीमार हूं, मुझे अपनी जायदाद तुमको देनी है, तो तुम्हें इस लिंक पे क्लिक करना। वो चल के आज बहुत बड़ा हो गया। तो एक बड़े समंदर में जाल बिछा करके जितनी मछलियां पकड़ सकते हो पकड़ो, इसलिए उसका नाम पड़ गया फिशिंग। उस ईमेल के अंदर अगर वो ईमेल एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस नहीं भेजा है, उस ईमेल में एक छोटा सा मैलवेयर, अ सॉफ्टवेयर मेड विद मैलिशियस इंटेंशंस, मैलवेयर जिसे हम सादी भाषा में वायरस कहते हैं। एक मैलवेयर छुपा हुआ है जो आपके डिवाइस में एंटर करके बस वहां बैठा है, कुछ नहीं। तो अगर मुझे आज सुबह ईमेल आया, मैंने अपने फोन से उसको ओपन किया, वो मैलवेयर मेरे फोन में आ गया, फिर मैंने वो ईमेल विद द अटैचमेंट फॉरवर्ड किया है सर ने ओपन किया। अब बिकॉज उनको बहुत एक्सपीरियंस है, वो समझ कि ये जेन्युइन नहीं है, पर तभी तक वो मैलवेयर उनके फोन में आ चुका है या उनके लैपटॉप में आ चुका है। इसकी प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि इसे कुछ नहीं करना, 3 महीने 6 महीने से कुछ भी नहीं करना है। इट विल बी डॉर्मेंट, वो आपको कहीं दिखाई भी नहीं देगा। जब वो एक्टिवेट होता तो आपकी बैटरी का यूजेज बहुत बढ़ जाता है, वो भी नहीं होगा। और फिर अचानक 3, 4, 5 महीने बाद जब उसका कमांड एंड कंट्रोल सर्वर वहां से उसको कमांड देगा, वो एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स और सर के सारे कॉन्टैक्ट्स, इन सबको ऑटोमेटिकली एक ईमेल भेजा जाएगा
यहाँ बैठे हुए समझो अगर यहाँ पर 25 लोग बैठे हैं, उनमें से 20 लोग उसको ओपन करते हैं और वो अटैचमेंट क्या है समझ में नहीं आ रहा करके उसको ओपन करते हैं, फिर वो मैलवेयर वहां आ गया। इफेक्टिवली विद स्पैन ऑफ 6 मंथ्स पूरी कंपनी का जो एम्प्लॉय रोस्टर है उसके 90% डिवाइसेस कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, विच मीन्स कि आपका पर्सनल डेटा 1 और आपका कंपनी का डेटा 2 अब दोनों रिस्क में। अब आप समझेंगे कि ठीक है आ गया, पर मेरे डेटा ये लोग करेंगे। डार्क वेब पे आफ्टर मनी द बिगेस्ट कमोडिटी इज डेटा। डार्क वेब पे जो चैट फोरम्स हैं वो एक इलीगल मार्केट प्लेस की तरह ऑपरेट करते हैं, जहां पर डेटा की कीमत लगाई जाती है, ऑक्शन होता है। मेरे पास इस लीगल कंपनी का सारा डेटा है, इस लॉ फर्म के सारे क्लाइंट्स, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनका फी स्ट्रक्चर, सब कुछ मेरे पास है, कितने में खरीदना चाहते हैं। कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी का आज तक हमारा अंडरस्टैंडिंग ये रहा है कि मेरा राइवल मेरा फोन हैक करके उस एक प्रोजेक्ट या उस एक केस के पेपर चुरा ले। फॉर्चुनेटली अभी तक आपके राइवल के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो लोग बड़ा खेल हैं। ये लोग पूरा के पूरा डेटा कैप्चर करके उसकी कीमत लगाएंगे जो करोड़ों में हो, और ये आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा जब तक कहीं कहीं से आपको पता चले कि एक डॉक्यूमेंट जो सर के लैपटॉप में होना चाहिए था वो डार्क वेब पे। दूसरा उससे भी खतरनाक रैंसमवेयर, मैलवेयर का इस्तेमाल करके होल्डिंग योर डेटा टू रैंसम। सबके ऑफिशियल ईमेल आईडी से वाया जाते जाते आपके सर्वर तक वो मैलवेयर पहुंच गया, आपका डेटा कैप्चर कर लिया, उसका फॉर्मेट चेंज करके उसको एन्क्रिप्ट कर लिया। अभी आप उसको ओपन कर नहीं पाएंगे। उसके बाद आपको डिमांड आती है कि इतने लाख या इतने करोड़ रुपए चाहिए, वरना ये डेटा डंप कर देंगे। इसमें भी डबल रिस्क, या तो आप वो पैसे देते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि इसके पास देने के लिए पैसे हैं तो और पैसे मांगते, या तो आप पैसे दे नहीं पाते हो और वो डेटा लीक हो जाता है, या तो 2 बार आपसे पैसे लेकर फिर भी डेटा लीक ही होता है। टाटा पावर का डेटा जब लीक हुआ था, मतलब हिंदुस्तान टाइम्स, पहले रैंसम अटैक हुआ, उसको कैप्चर कर लिया, रैंसम मांगा, नेगोशिएशन फेल हो गए। उसके बाद डेटा ओपन वेब पे, डार्क वेब पे भी नहीं, ओपन वेब पे उसको डंप कर दिया, जिसमें सीईओ का सैलरी ब्रेकअप और उनके नए ग्रिड लाइंस के डायग्राम मौजूद। ऑफकोर्स उन्होंने साइबर क्राइम की हेल्प लेकर के उसको निकलवाया है बाद में ओपन वेब से, पर वो अभी भी डार्क वेब पे घूम रहा है। और इसको आई थिंक अभी 1 या 1.5 साल हुआ है, शायद 5 years डाउन द लाइन वी माइट कम टू नो कि उसका मिसयूज किस तरह हुआ, बिकॉज डेटा किसी के हाथ में पड़ने के बाद उसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। उससे भी बड़ा रिस्क ये है, स्पेशली फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और ये अगेन इसके बारे में कोई आपको बताया नहीं, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आज तक इंडिया में बहुत कम यूज हुआ है, अगर यूज हुआ भी है। एक बहुत ही खतरनाक टाइप का साइबर अटैक है, इसे हम कहते हैं DDoS अटैक, DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अगर आप लिख रहे हैं तो मैं फिर रिपीट करता हूं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसका सीधे शब्दों में मतलब ये होता है कि किसी एक सर्विस को डिनाई करना। फॉर एग्जाम्पल अगर एयरटेल की सर्विस अगर मैं उसके कस्टमर्स को डिनाई करना चाहता हूं, मैं अगर उसके कस्टमर्स को उसकी सर्विस लेने से रोकना चाहता हूं, ऑल आई टू डू इज दैट एयरटेल के सर्वर को पर सेकेंड मिलियंस ऑफ पिंग्स दे। एवरी हिट टू योर वेबसाइट इज 1 पिंग और एवरी कॉल टू योर फोन इज 1 पिंग। अगर आप सब कुछ को एक साथ फोन करता ना, अभी मेरा फोन हैंग हो जाएगा। So if millions of devices ping the Airtel server at the same time, the server will crash. तो सर्वर को रिस्टोर करने में 1 दिन जाएगा, मतलब एक पूरे दिन का एयरटेल का टर्नओवर उनके हाथ से चला गया।
कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है, लाइक एक ट्रक खड़ा है, उसकी कैपेसिटी है 10 किलो की, आपने तो 100 किलो रखी। ये डिवाइसेस क्या है? हर एक पिन एक डिवाइस है, राइट? यू नीड ए डिवाइस। वो डिवाइस आपके और मेरे है। कभी 6 महीने पहले मैंने गलती से एक ईमेल ओपन किया, उसमें एक अटैचमेंट था, मैंने डिलीट कर दिया, पर वो मेरे फोन में आ गया, वो मेरे लैपटॉप में आ गया। वो तब से डॉर्मेंट है क्योंकि हैकर 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक वो डिवाइसेस इकट्ठा करता है। 1 साल के एंड में उस हैकर के पास 5 मिलियन डिवाइस हो गए। उसने एक ही बार में सबको एक्टिवेट कर दिया। 5 मिलियन पिंग टू द एयरटेल वेबसाइट, एयरटेल डाउन। Now apply this same scenario to Indian Railways, stock market, any utility जो पूरे देश को सर्व करती है, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइडर। सबसे कम लोग ये जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि इन ईमेल्स में या इन व्हाट्सएप मैसेज के लिंक्स में सिर्फ मेरे पैसे या मेरे डेटा चुराने का मैलवेयर है। इट कुड बी कि वो एक सबसे डॉक्यूमेंट पड़ा रहेगा, लेकिन अगर आप विजिलेंट नहीं रहते हैं तो आपका डिवाइस उन लाखों डिवाइस में एक होगा, जिसकी वजह से शायद कल को इंडियन रेलवे का सर्वर क्रैश हो। तो अब लॉजिकल सवाल होता है कि इसको रोके कैसे? जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि सिक्योरिटी शुड बी प्रोएक्टिव, नॉट रिएक्टिव। सबसे पहले अगर स्पेशली अगर आप किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर कंपनी के एक बंदे का ईमेल हैक होता है तो उसके जरिए पूरी कंपनी के ईमेल मेरे पास आ गए, विच मीन्स फ्रॉम वन डिवाइस आई कैन गेट 25 डिवाइसेस। इसके लिए हर एक इंडिविजुअल पे उसकी जिम्मेदारी उतनी ही है। तो सबसे पहले ईमेल आईडी पढ़िए। अगर इंडियन एक्सप्रेस से आया हुआ ईमेल दिख रहा है, पूरा ईमेल आईडी पढ़िएगा। indianexpress.com के बदले indianexpress.c3m या इंडियन एक्सप्रेस के ई को 3 किया गया है या ई को ओ किया गया है, या 2 एस में से एक एस नहीं 5, जो आप नॉर्मल को उसमें पहचान नहीं पाएंगे अगर आप उसको पढ़ नहीं रहे। इससे पहले पढ़ना होता कि पूरा नाम देख लो। अगर इट इज लाइक gautam@express.com, तो यू कैन गो ऑनलाइन एंड सर्च कि ऐसा बंदा सच में है या नहीं। आज की तारीख में ये लोग और भी चतुर हो गए। देयर आर रिसर्च स्टडीज जो ये दिखाते हैं, इसमें ये प्रूव हो चुका है कि ये लोग पहले लिंक्डइन पे जाके पता करते हैं कि एक्सप्रेस में सच में इस नाम का बंदा है या नहीं, फिर उसके नाम का ईमेल क्रिएट करते हैं। जीमेल जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर आप इफ यू पे फॉर इट, तो आपको चाहिए उस स्पेलिंग का डोमेन आप खरीद सकते हैं। इट डजंट हैव टू बी gmail.com। जीमेल का आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है, बट द ईमेल डोमेन कैन बी योर कंपनीज नेम। तो बहुत सी कंपनी जिनके पास अपना इंडिपेंडेंट डोमेन खरीदने का बजट नहीं है, वो जीमेल यूज करते हैं, बिकॉज इट लेट्स देम क्रिएट देयर ओन डोमेन। लिंक्डइन में जाके एक आदमी का नाम ले लो, उसके नाम से ईमेल आईडी बनाओ, बेसिक फीमेल डोमेन नेम खरीद लो, एंड देन जस्ट स्पैम एवरीबॉडी टिल वन ऑफ देम क्लिक्स ऑन। और यह हम एक कंपनी की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में सैकड़ों कंपनी, विच मीन्स कि हर एक इंडिविजुअल अपनी इंडिविजुअल साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डेटा की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते। डेटा सिक्योरिटी कहने को बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा है, पर उसको इंश्योर करना बहुत सिंपल है कि वो हर एक इंडिविजुअल के हाथ। दैट्स एक्चुअली बहुत उसका बड़ा ये हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा अगर आप इतनी सी बात करें। ठीक से ईमेल आईडी पढ़िए, अटैचमेंट मत ओपन कीजिए। इफ द कंटेंट डज नॉट मेक सेंस टू यू, पहले ये था कि स्पेलिंग मिस्टेक होगा, ग्रामर होगा, कि उनको इतना नहीं आता। अभी हमारे पास चैट जीपीटी है, तो नाउ दैट इज आउट ऑफ द बुक। बट इट कुड बी कि मैं उस कंपनी में जो काम कर रहा हूं उसका और उस ईमेल के कंटेंट में कुछ कोई कनेक्शन नहीं है। मैं सेल्स में और वो काम ऐड का है, या वो काम मार्केटिंग का है, या वो काम डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो मुझे क्यों आया? डिलीट। अगर उस भेजने वाले को सच में आपसे काम होगा तो वो कहीं से आपको नंबर निकाल के फोन करेगा, इंटरनेट में मैनेज करेगा, कुछ तो करेगा।
बट अगर आप उसका ईमेल ओपन नहीं करते हैं तो आपने शायद आपका खुद का डेटा और आपकी कंपनी का डेटा बचा है। इसके अलावा आई थिंक पर्सनल साइबर सिक्योरिटी के लिए मेरे 3 फेवरेट नुस्खे हैं जो मैं सबको बताता हूँ। एक होता है लाइक आई सेड, लिंक पे क्लिक नहीं करना। फिर ये आपका खुद का डेटा हो या आपके पैसे हो या आपकी कंपनी, इट वर्क्स फॉर एवरीवन। किसी भी लिंक पे अगर वेरीफाइड नहीं है तो क्लिक नहीं करें। वेरीफाई कैसे करें? जिससे आया उसको फोन करो कि तुमने मुझे कुछ भेजा है कि तुम्हारा व्हाट्सएप है। दूसरा है कोई भी सेंसिटिव डेटा शेयर नहीं करना। ओटीपी तो बहुत बेसिक बात है, बट एनीथिंग दैट यू कॉल एज पर्सनली आइडेंटिफाइएबल इंफॉर्मेशन, PII से कहते हैं। आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, आधार नंबर। आधार एनेबल्ड स्कैम्स शुरू हो चुके हैं वेस्ट बंगाल में। बाय द वे, वेस्ट बंगाल स्टार्टेड दिस थिंग कॉल्ड आधार एनेबल्ड ATM विड्रॉल। किसी हैकर ने जाकर के वेस्ट बंगाल की लैंड रिकॉर्ड साइट से, जहां पर लैंड खरीदने बेचने वाले अपना आधार एंटर किया था, वहां से बायोमेट्रिक्स चुरा करके उसको मिसयूज करना शुरू कर दिया। अभी 3 महीने पहले की बात। और अभी पिछले महीने नवंबर में आई सॉ द फर्स्ट आधार एनेबल्ड कियोस्क इन नवंबर। तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये हम सब याद रखें तो बेहतर। एंड द थर्ड इज ऑलवेज कीप योर डिवाइस अपडेटेड। इनमें से बहुत लोग कहते हैं कि जब वाईफाई होगा तब कर लो। ऑटो अपडेट हमेशा चालू रखिए, सेटिंग्स में जाकर के ऑन कीजिए। अपडेट ऑन वाईफाई नहीं, ऑलवेज अपडेट। आपके फोन में या आपके कंप्यूटर में देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज है या एंड्रॉइड है या iOS है। एनी OS, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम हैज समथिंग कॉल्ड वल्नरेबिलिटी, कमजोरी। इसका मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं, आपके सिस्टम में कमजोरी। ये अगर रूम है तो इसमें बहुत से एंट्री पॉइंट्स है। एक दरवाजा है, खिड़की है। उसके अलावा कुछ दीवारें कमजोर है, खोखली है। सीलिंग में कुछ पॉइंट्स जो गिर सकते हैं। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्किंग। एक होते हैं एथिकल हैकर्स। वो लोग एथिकली किसी भी सिस्टम में, एंड्रॉइड में कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट बाय रनिंग देयर ओन डायग्नोस्टिक्स कि अगर मैं एंड्रॉइड के सर्वर में एंटर कर सकता हूं तो वो उसकी कमजोरी है। फिर वो उसको रिपोर्ट करते हैं तो एंड्रॉइड लीगली। एंड दिस अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैंने आपको रिपोर्ट किया है कि आपके सिस्टम में कमजोरी है, आपके पास 3 महीने हैं, आप उसको पैच कीजिए, वरना मुझे पब्लिक जाना पड़ेगा। तो 3 महीने में उसको पैच करके एंड्रॉइड विल इश्यू एन एडवाइजरी saying a vulnerability was reported, it has been acknowledged, it's been patched. उस पैच को इंस्टॉल करके आपके फोन में मौजूद वो कमजोरी खत्म हो सकती है। और वही काम करता है ऑटो अपडेट। हर एक अपडेट में सैकड़ों ऐसे पैच होते हैं जो आपके फोन को हर बार, आपके लैपटॉप को हर बार और सिक्योर बनाते हैं। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि again there is cyber security research, there are reports which have confirmed कि समझ लो आज सुबह को एप्पल ने 6 वल्नरेबिलिटीज पब्लिकली डिस्क्लोज कर दी कि ये थे, इनको हमने पैच कर दिया। वो अपडेट उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएगा। उस वेबसाइट को मैलिशियस हैकर्स पढ़ते हैं हर रोज, ये देखने के लिए कौन सी नई वल्नरेबिलिटी डिक्लेयर हुई। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज सुबह अगर उसको डिक्लेयर किया तो आज ही सुबह सब लोग उसको इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को हमारा डेटा बचाना है। और 15 मिनट के अंदर, विद इन 15 मिनट्स ऑफ अ वल्नरेबिलिटी बीइंग डिस्क्लोज्ड, हैकर्स स्टार्ट स्कैनिंग फॉर डिवाइसेस जिसमें वो पैच नहीं हुई है, व्हिच इज व्हाई ऑटो अपडेट मेक्स योर फोन, आई वुड से 90% सिक्योर, योर फोन अलग। उसके आगे इट इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। उसके आगे आपको ध्यान में रखना है कि जो आपको फोन कर रहा है वो सच में आपके बैंक से है या नहीं, या सच में पुलिस वाला है या नहीं, आपसे डेटा क्यों मांग रहा है। 10% योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, 90% प्रोएक्टिव साइबर। I
मैं यही आपको बताने आया था। एक तो वो जो लोग इससे अफेक्ट होते हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हमारी लापरवाही से जो लोग अफेक्ट हो सकते हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। इतनी ही बातें हैं। कुछ और अगर क्वेश्चन होंगे तो मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। Is there any minimum limit of amount that can be recovered by cybercrime? There is no minimum amount. Any amount can be recovered. If you report the crime in that certain number of time, और वो टाइम किसी टेक्निकल बात पे बेस्ड नहीं है, इट इज सिंपली द फैक्ट कि इससे पहले कि साइबर क्रिमिनल उसको विड्रॉ करें, उससे पहले हम उस ट्रांजेक्शन को फ्रीज करें। अगर वो हम टाइम पे कर सकते हैं तो वहां से उसको विड्रॉ नहीं कर पाए, फिर लीगली बैंक को ये कन्वे किया जाएगा कि ये साइबर क्राइम हुआ है, फिर बैंक उसको रिवर्स कर देगा। इट कैन बी 100 रुपीज, इट कैन बी 1 रुपी। आपने कहा कि big company has their own policy, foreign policy. But do you think we are also liable for that? हमारा भी उसमें कुछ हाथ है जो कंपनी एक्सप्लॉइट करती है, because we never read the terms and conditions. Just click I agree, continue. I agree, continue. कोई भी, whether small app or big company. ट्रू ट्रू। लाइक इफ यू आर सेइंग कि हम लोग जो सोशल मीडिया यूज करते हैं हम ही उनको अलाउ कर रहे हैं टू थ्राइव एंड टू ग्रो, दैट इज ट्रू। उसका दूसरा, द अदर साइड ऑफ द आर्गुमेंट इज दिस, इफ आई एम द सीईओ ऑफ ट्विटर, मुझको मालूम है कि पिछले 10 साल में ट्विटर को यूज करके बहुत लोगों ने तरक्की की है, बहुतों का फायदा हुआ है, फंड रेजर जो है कोविड के वक्त बहुत लोगों को हेल्प मिली थी, तो लोग मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, उससे उनको हेल्प हो रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम मजबूर हैं, क्योंकि उसको हेल्प किए बिना शायद हमको वो हेल्प नहीं मिलती उसको यूज किए बिना। जिसके बावजूद अगर मैं इतना मगरूर हूं कि मैं कह रहा हूं कि मेरी ही पॉलिसी यूज करूंगा, तो फिर एक्सप्लॉइट मैं कर रहा हूं। ये द विक्टिम्स आर द यूजर्स। देन अगर हम ये कह रहे हैं कि लोग फिर भी यूज करते हैं, देन इट इज एज इक्वल एज ब्लेमिंग द विक्टिम फॉर इट। क्योंकि जो आदमी वहां पर इतना मगरूर है कि इसको ये सब मालूम होते हुए भी वो बस उस देश की लीगल पॉलिसी से कोऑपरेट नहीं कर रहा है, और हम यहां पे इसको बोले कि तुम यूज क्यों कर रहे हो। आइडिया All the way through अगर देखा जाए तो Indian companies जो भी अभी फाइट कर रही है, coming up, they are also coming with the same terms and conditions. ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडियन कंपनी यूज ना करें, ऑफ कोर्स यूज Indian करें, servers और foreign servers same ही use करते terms and conditions. ऑफ कोर्स यूज करना चाहिए। इफ यू आर सेइंग कि जो इंडियन मेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो लोग यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, आई थिंक उनको यूज करना ही चाहिए। वी शुड ऑल यूज दोस प्लेटफॉर्म्स फॉर द सेम गुड वर्क वी आर डूइंग ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ट्विटर। उनको भी उतना ही अगर कस्टमर बेस मिलता है तो देन वी डोंट नीड ट्विटर। बट आज नहीं कर रहे हैं, आप करेंगे, मैं करूंगा, इस कमरे के बाहर लोग कितने लोग करेंगे? वो रियलिटी है। आइडिया नहीं आप जो करें वो सही है, पर कम से कम आज रियलिटी कुछ और। ऐसे बहुत से सवाल है मैडम जिसके जवाब हमारे पास नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं के पास है जो उस प्लेटफॉर्म को चलाते हैं। आई एम सीरियस। अगर कोई मॉफ करके न्यूड फोटो अपलोड कर रहा है, उसको उसी वहीं पर उसको रोकने का ये होना चाहिए, पर नहीं। इट ऑल कम्स अंडर द सेम अम्ब्रेला स्टेटमेंट दैट दे फॉलो देयर ओन पॉलिसी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उसी को लेकर सर एक जी जो की बातें चली है, लोगों में अभी फिलहाल है ये करना चाहिए, होना चाहिए, जो उसके थ्रू जीत के जो अभी हालांकि कोई किस्से हुए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब जो एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी, उसको कैसे टैकल करें? तो मैं फिलहाल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। आई ऑल्सो डू सम अदर राइटिंग अपार्ट फ्रॉम जर्नलिज्म, थोड़ा बहुत फिल्म ओटीटी स्पेस में। तो मैंने अभी किसी के साथ में टाई अप किया है। वो लोग डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज करके व्हाट दे आर डूइंग इज दैट मेरा लिखा हुआ स्क्रीन प्ले
उस एआई में फीड करके एक एनिमेट शॉर्ट फिल्म बना। सबका फायदा है। एज ए राइटर में मुझको फायदा हो रहा है, एज फिल्म मेकर उसको फायदा हो रहा है, एज द एआई प्लेटफॉर्म उनको भी फायदा हो रहा है। इट इज लाइक सेइंग कि मेरे पास आग है, अब मैं उसको गर्मी बनाने के लिए यूज करूं या बिल्डिंग जलाने के लिए। दैट इज वन पार्ट, दैट इज ऑफकोर्स दैट इज ओनली वन पार्ट। इट्स नॉट लाइक कि तुम हर एक बात यूजर पे डाल के तुम अपने हाथ खड़े कर सकते। उसके बाद मैंने एक बार वो स्क्रीन प्ले अपलोड कर दिया, उस एआई के अंदर फीड कर दिया, उसका कंटेंट क्या है, उसकी फिल्म बनने के बाद क्या समाज में कोई तनाव पैदा हो, और इज इट ऑप्सी, इज इट ऑब्जेक्शनेबल, इज इट डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री, वो देखने का मैकेनिज्म उस एआई के पास ही होना चाहिए। क्योंकि इंसान इतना कम नहीं होता ना सर कि उसको अगर मालूम है कि ये करने से उसको पैसे और मिलने वाले, वो करेगा। दैट इज व्हाई वी नीड एआई। एआई और एनी ऑटोमेटेड सिस्टम का बेसिक फंक्शन ये था कि जो इंसान जानबूझकर नहीं करेगा वो एआई उससे करवाएगा। That is how it started. The whole quest to create something that is like a safeguard. AI was never meant to take our jobs or to govern us. It was supposed to be a safeguard. Like newspaper office में हमेशा there are two layers. एक है मैं रिपोर्टर हूँ, मैं खबर लिख के देने के बाद में there is somebody called a sub editor, जो लैंग्वेज, ग्रामर और फैक्ट्स तीनों के लिए मेरा लिखा आर्टिकल चेक करता है और फिर उसको पेज पे लगाता है। अब अगर मैं बदमाश हूं और अगर मैं फिक्टिशियस कोट्स लिख रहा हूं अपने आर्टिकल में, तो उसको पकड़ने का स्किल उसमें होना चाहिए। ये जो लेयर है एआई का, जो आइडिया था सालों पहले, वो था। उसकी बदकिस्मती ये है कि उसको बनाने वाले भी इंसान हैं। आप लोग सवाल करें। Even find my number सब deactivate हो जाता है after 24 hours. In October, I got a message with a 6-digit number stating that dear customer, your lost iPhone has been located a few minutes ago. Please view the location. Obviously, ये मेरे को पता था कि it was a fake thing. I did not open that thing. I reported it to the police. The police said that with the they can locate it with the IP address this that. But जैसे cyber crime event में गए, the person was trying to locate them. So the thing was जो IP address दिखा रहा था, पहले उसने IP address चेंबूर का देखा, और few minutes after that it was Hyderabad. मास्क करना, अपनी IP address को मास्क करना, Locate करना।